इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेविटेशन कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉज अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के मोशन को समझने में मदद करता है। केप्लर के 3 लॉ है जो कि इन तीनों लॉ को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के नाम पे ही रखे गए हैं। केप्लर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका पूरा नाम जोहन्नस केप्लर है। केप्लर के तीनों लॉ को समझने से पहले हम इलिप्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। क्या आपको पता है, फोकाई टर्म हम इलिप्स के लिए और फोकस टर्म सर्कल के लिए यूज करते हैं। इलिप्स में 2 फोकाई होते हैं और सर्किल में 1 फोकस। इलिप्स में दोनों फोकाई मेजर एक्सिस पे लोकेटेड होते हैं। चलिए समझते हैं केप्लर के ये तीनों लॉज को। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स मूव अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकाई। कहने का मतलब कि सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकाई पे लोकेट होगा। केप्लर्स सेकंड लॉ, चलिए हम मानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि सन और प्लैनेट को जॉइन करता है, इस लाइन को हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे। मानते हैं कि प्लैनेट किसी टाइम इंटरवल t में पोजीशन p1 से पोजीशन p2 तक मूव करता है। अब क्योंकि प्लैनेट की पोजीशन के साथ रेडियस वेक्टर भी चेंज हो गया है और अपने साथ सर्टेन एरिया कवर करता है जिसे हम a1 मानेंगे। अब इसी प्लैनेट को हम दूसरे पोजीशन पे कंसिडर करेंगे। अब ये प्लैनेट p3 से p4 मूव करता है और इस बार भी टाइम इंटरवल t ही माना गया है और एरिया जो कि रेडियस वेक्टर कवर करता है उसे हम a2 मानेंगे। केप्लर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग a1 और a2 बराबर होंगे। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। केप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, a radius vector joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. Kepler's third law, चलिए मानते हैं कि एक प्लैनेट P सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 एक्सिस है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस के हाफ डिस्टेंस को हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये प्लैनेट P सन का एक रेवोल्यूशन t टाइम में कंप्लीट करता है जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब केप्लर का थर्ड लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं, मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। साथ ही सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? आसान शब्दों में कहें तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to this law, every body in the universe attract another body in the universe. इस लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। साथ ही किसी भी 2 बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों बॉडी मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन में m1 बॉडी A और m2 बॉडी B का मास है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें कांस्टेंट मिलता है जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट को G से डिनोट करते हैं। इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है।
आइए इस लॉ को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये बॉल एक सर्टेन हाइट पर पहुंचता है, फिर नीचे गिरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ और बॉल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि बॉल का साइज अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, जिससे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली मून और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन इस केस में मून अर्थ पर फॉल नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मून जैसे लार्ज साइज ऑब्जेक्ट पर इतना इफेक्टिव नहीं होता कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए कि मून एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जो कि इनर्शिया फोर्स के कारण है। मून की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं करता। जब मून अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है, तब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ पुल करता है। मून का इनर्शिया फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन करके एक न्यू फोर्स क्रिएट करते हैं, जो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है। इस सेंट्रिपेटल फोर्स के कारण मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और यही फिनोमिनन बाकी सभी प्लैनेट्स और इस वीडियो में हम समझेंगे। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पर फॉल करता है, तब हम उसे ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल होते टाइम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, तब उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे हम जी से डिनोट करते हैं। जी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब मान लीजिए एक स्टोन है जिसका मास m है। ये स्टोन अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। हम फोर्स को F इक्वल टू ma के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ a एक्सेलरेशन है। अब क्योंकि a और g दोनों एक्सेलरेशन है, तो हम a इक्वल टू g मान सकते हैं। अब फोर्स F इक्वल टू mg होगा। यहाँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को रिकॉल करें, तो F की वैल्यू कुछ ये होगी। यहाँ कैपिटल M अर्थ का मास है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, और r उनके बीच का डिस्टेंस है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें, तो हमें स्मॉल g की वैल्यू मिलती है। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के पास है। इस केस में डिस्टेंस अर्थ रेडियस के बराबर होगा, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। हम फाइनल इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फाइनल इक्वेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस की वैल्यू पुट करें तो हमें ग्रेविटी g की वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।